अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज हम क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कुछ अहम खबरों को आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे कि डिफरेंट इन्फ्लुएंसर जो है वो क्रिप्टो मार्केट को इस वक्त किस तरीके से जो है वो देख रहे हैं, और उससे पहले जो हमने आपके साथ किन किन चीज़ों को जो है वो शेयर आउट किया था। सबसे पहले देखें तो हमने एमटी कॉक्स के हवाले से कल या परसों आपके साथ जो है वो कुछ चीज़ों को शेयर आउट किया था। तो पैक शील्ड अलर्ट जो है वो उन्होंने पूरी डिटेल जो है वो शेयर आउट कर दी। यहाँ पर आप देख लेते हैं कि एमटी कॉक्स के जो 10,000 बीटीसी हैं वो इस तरीके से मूव आउट हुए। 10,000 में से आप देख सकते हैं 6,499 बीटीसी इस वॉलेट में है, 3,500 इस वॉलेट में है। फिर 3,500 में से आप देख सकते हैं 3,299 इस वॉलेट में है। फिर ये 200 बिटकॉइन जो मल्टीपल टाइम जो है वो मूव आउट होते रहे, फिर ये वेल की जानिब इशारा करें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टिल अगर आप देखेंगे कि 10,000 जो बीटीसी हैं वो यहाँ पे इस वक्त 2 वॉलेट में मौजूद हैं, एक वॉलेट ये और दूसरा वॉलेट ये। अब ये जो तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, अगर आप मेमोरी पूल की वीडियो देखेंगे ऑन चेन एनालिसिस की, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से जो मल्टीपल टाइम सेम ट्रांज़ैक्शन जो है वो फ़ॉलो अप करती है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, दूसरे से तीसरे वॉलेट में जो जाती है, ताकि एक्चुअल एड्रेस को जो है वो ट्रेस आउट करने में थोड़ी बहुत जो मुश्किल हो। लेकिन ऑन चेन का डाटा सारा जो है वो ओपन सोर्स होता है, तो ईज़िली ट्रेस आउट हो जाता है। या ट्रेस आउट नहीं भी होता, आप कुछ देर अगर रुक जाएँ तो पैक शील्ड जैसे लोग जो है वो उसको ट्रेस आउट करके आपको दे देते हैं। आप चाहें तो उनको भी जो है फॉलो अप कर सकते हैं। मैं इनको रीट्वीट कर दूँगा। तो ऑफ़िशियल सैयद अहमद सोहेल वाला जो आपको ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अब ये इनका ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट है, आप चाहें तो यहाँ पे जाकर भी जो है उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा-सा देख लें, यहाँ पे नज़र आता है डूकॉन से हुआ क्या कि टेरा लूना, 3 एरो कैपिटल, व्योगर, सेल्सियस, ब्लॉकफाई, एफटीएक्स और जेनेसिस कुछ इस तरीके से जो है वो सिचुएशन होती हुई नज़र आई। एक्चुअली अगर देखें तो टेरा लूना में जो इन्वेस्टमेंट थी वो कुछ इसी तरीके से थी। सब जो है वो लूना से जो है वो अर्न आउट कर रहे थे एक अच्छा जो वो इंटरेस्ट रेट। अब इसको इस तरीके से लें, ये लूना यहाँ पे एक छोटा-सा नज़र आता है और ये बड़ा-बड़ा हो रहा था। अगर लेकिन आप एक्चुअल वर्ड देखें, जब लूना कोलैप्स हुआ तो वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में था। तो इस तरीके से आप लूना को ले सकते हैं कि, लेकिन लूना के पीछे जो बैकअप था वो बहुत ज़्यादा था। एक तरह का लेवरेज बहुत ज़्यादा था, हाइप बहुत ज़्यादा थी, जिसकी क्रैश होने की वज़ह से जो है वो तमाम चीज़ें स्टिल जो है वो फ्लक्चुएट हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो ज़ाहिर-सी बात है, जो सेंसिबल लोग थे उन्होंने जो है वो पहले से प्रेडिक्ट आउट करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट का है, जब भी यूएस स्टॉक ले लें या क्रिप्टो मार्केट ले लें, जब भी पिवट आता है तो जो वीक प्रोजेक्ट्स होते हैं वो जो है वो कोलैप्स करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हर 10 साल के अंदर जो है वो हमें ये सिनेरियो नज़र आता है। अब नेक्स्ट क्या नज़र आता है कि ये भी बहुत जो है वो मशहूर तस्वीर है, जिसमें जो है वो बताया जाता है अक्सर के अब ये हो गया, नेक्स्ट ये नज़र आता है। तो उससे पहले आप देखिए टेरा, थ्री एरो कैपिटल, सेल्सियस, एसबीसी, क्रिप्टो.com का भी नाम आ रहा था। नेक्स्ट जो है वो माइकल सेलर का जो है वो नाम आ रहा है। माइकल सेलर के हवाले से कुछ प्रॉब्लम और रिजर्वेशंस कुछ इस तरीके से हैं, अगर यूएसए में जो डिले हो जाती है ग्रे स्केल की स्पॉट की लिस्टिंग, तब माइकल सेलर को प्रॉब्लम होगी, जो कि चांसेस हैं होने का। उन्होंने कोई ना कोई तैयारी करी होगी। दूसरी चीज़ है कि 9,000 से अगर बिटकॉइन नीचे आता है, 8,000 से नीचे आता है, तो माइकल सेलर के लिए शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए अपनी लिक्विडिटी को जो है वो मेंटेन करना। अब इसी के साथ देख लें Binance.US टू बिड फॉर द क्रिप्टो लेंडर व्योगर सीजी कन्फर्म्स। अब Binance.US इसको ज़रा समझ लीजिए, बाइनेंस ने बिड नहीं किया, Binance.US ने बिड किया है। अब एक चीज़ जो है वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए कि Binance.US से भी लिंक्ड बीएनबी कॉइन है और बाइनेंस से भी लिंक्ड बीएनबी कॉइन है। और बीएनबी कॉइन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन की। और उस इन्वेस्टिगेशन की चलने की वजह ये है कि बाइनेंस एक तरह का इनिशियल ऑफरिंग कॉइन लॉन्च हुआ था बीएनबी। तो जब वो इनिशियल ऑफरिंग कॉइन लॉन्च हुआ तो फिर वो ब्लॉकचेन सिस्टम में जब आया, यानी कि बाइनेंस चेन में जब आप बायर सेल करते हो पैनकेक स्वैप में, तो उसमें बाइनेंस का बीएनबी कॉइन जो यूज आउट होता है, तो वो शेयर होल्डर्स का कॉइन था। उसमें जो है उसको मिंट और बर्न करना और उसमें सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट करने के हवाले से जो है वो कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन को जो रिजर्वेशन है, क्योंकि उनका ये कहना है कि शेयर होल्डर्स ने जो ट्रस्ट करके बिटकॉइन बीएनबी को खरीदा, मतलब बीएनबी को एक्चुअल पार्ट्स में खरीदा, और उसके जो शेयर होल्डर है वो बीएनबी जिन्होंने बीएनबी खरीदा वो उसके शेयर होल्डर्स हैं बाइनेंस के, क्योंकि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग समझ लीजिए, इनिशियल प्रोजेक्ट ऑफरिंग जो है वो बीएनबी यूज हुआ था। उसके बाद बाइनेंस ने जो उसको ब्लॉकचेन में ले आया, और ब्लॉकचेन में लेने के बाद मिंट एंड बर्न का एक सिस्टम जो क्रिएट आउट होने या फीस कट होने का, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो के हवाले से क्लैरिफिकेशन जो है वो की इन्वेस्टिगेशन कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में चल रही है। और क्रिप्टो रेगुलेशन के बाद जो है वो बीएनबी को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और प्रॉब्लम होने की वजह ये होगी, पॉसिबल चांसेस यही है कि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन और बाइनेंस के दरमियान किसी किस्म का जो है वो पैचअप हो जाए। और क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन जो है इतना ज़्यादा जो है वो कोर्ट्स में नहीं जाता है हैबिचुअली, जितना जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है वो जाता है, और कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं। सिर्फ एक्सआरपी का नहीं, मल्टीपल केसेस जो हैं वो चल रहे हैं। इसको हम टाइम टू टाइम आपके साथ डिस्कस करते रहते हैं। जेम्स के फिलान हैं, आप चाहें तो उनको भी फॉलो अप कर सकते हैं। वो तमाम जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के केसेस होते हैं उसको डिस्कस करते हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड होते हैं। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल अर्क्स, अब इनका ये कहना है कि जो सेविंग अकाउंट होते हैं, रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट होते हैं, उसमें क्रिप्टो नहीं रखते,
क्रिप्टो करेंसी नहीं होनी चाहिए। तो समझ लीजिए क्रिप्टो करेंसी नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं होनी चाहिए, ना हो तो भी अच्छा है, हो तो भी अच्छा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसको ज़रा समझ लीजिए। बिटकॉइन अगर कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में आएगा, जब कि जो है वो यूएसए में क्रिप्टो रेगुलेशन हो जाएगी, और इथीरियम जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंडर आएगा, बीएनबी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन में चल रही है, और एक्सआरपी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है वो, और उसके बाद केस जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में। तो दो फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिप्टो को जो इम्पैक्ट करेंगे। अगर क्रिप्टो सेम हो, सारी क्रिप्टो करेंसी सेम है, सब कुछ सेम है, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन को नहीं लेना चाहिए। अदर के अगर दोनों ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं करेंसी और कमोडिटी का जो मिक्सचर जो है वो हमें क्रिप्टो में नजर आता है। तो ऑल द सारी क्रिप्टो करेंसी को एक साथ क्रिप्टो करेंसी कह के जो है वो उसके अगेंस्ट किसी किस्म की लॉ मेकिंग नहीं होती हुई नजर आ रही है आने वाले वक्त में, क्योंकि बिटकॉइन जैसा बना था स्टिल आज भी वैसा ही है, लेकिन इथीरियम जैसा बना था आज इथीरियम वैसा नहीं है। इथीरियम समझ लीजिए इससे पहले जो है वो दो अपने ही आइडेंटिटी को जो है वो लेफ्ट आउट कर चुका है, यानी कि इथीरियम जो एक्चुअल इथीरियम है वो इथीरियम क्लासिक है, उसके बाद जो है वो अपग्रेड हो गया इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क वाला जो इथीरियम चल रहा है वो चल रहा है, और स्टिल जो इथीरियम नजर आता है वो नया इथीरियम है, जिसको इथीरियम प्रूफ ऑफ स्टेक भी कहते हैं, जो लोग इथीरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे जो है वो बिलीव रखते हैं स्टिल। तो इसको इन शॉर्टर और लाइटर नोट समझ लीजिए कि क्रिप्टो रेगुलेशन जो है वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि ओवरऑल क्रिप्टो को क्रिप्टो करेंसी कह के जो है वो एक ही थाली में जो है वो नहीं डाल सकते, एक ही बास्केट में नहीं रख सकते। क्रिप्टो इज़ वेरी डीप टॉपिक, ब्लॉकचेन इज़ वेरी डीप टॉपिक। ब्लॉकचेन में भी सारी ब्लॉकचेन्स एक जैसी नहीं है, उनके फंडामेंटल्स एक जैसे नहीं है, उनका आउटपुट जो है वो एक जैसा नहीं है। तो इस वजह से रेगुलेशंस और उसका एक थाली में रख के एनालाइज करना भी जो है वो एक जैसा नहीं है। उसको मैं थोड़ा सा आगे जाकर आपके साथ जो शेयर आउट करूँगा, काफ़ी इजीली आप इसको जो है वो समझ सकेंगे। Elon Musk confirms Bankman-Fried owns 0% of the Twitter despite report claim a 100 million stake। अब इसमें ट्विटर का नाम है, बैंक्समैन का नाम है, एलन मस्क का नाम है, लेकिन आपको डॉज कॉइन ऊपर नीचे ज़्यादा नजर आया, क्योंकि डॉज कॉइन मूव आउट करता है न्यूज़ से। टेस्ला, ट्विटर और डॉज जो है वो आपस में कोरिलेटेड होके या हाईली कोरिलेटेड होके, नेगेटिव कोरिलेट होके जो है वो आपस में आपको जो है वो वेरिएट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए थोड़ा डीप एनालिसिस चाहिए होगा, वो अगर आपको डॉज कॉइन में इंटरेस्ट है तो टेस्ला, ट्विटर और डॉज की शेयर्स, टेस्ला ट्विटर की शेयर्स और डॉज की प्राइस को जो है आपको रिलेटेड करके लार्जर टाइम फ्रेम में देख लें, 1 डे टाइम फ्रेम में या 4 आवर टाइम फ्रेम में, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक साथ होते हुए। तो थोड़े टाइम बाद, 1 साल बाद जो है आप इन तमाम चीज़ों को जो है वो डेली टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में भी जो है जज कर सकेंगे ईजिली। अगर एलन मस्क ट्विटर के साथ रहते हैं तो तुर्की ने इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी फॉर्मर एफटीएक्स सीईओ। अब ये चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, जैसे कि डूकॉन के साथ होता हुआ नजर आया, सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यूएसए हो गया, सब ने डूकॉन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, साउथ कोरिया ने शुरू करी। लेकिन एट दी एंड जो है वो ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ जो है वो एक तरह का नाम होती है, सेटलमेंट्स हो जाती हैं और तमाम चीज़ें जो है वो गो थ्रू हो जाती हैं, क्योंकि ये बैंकरप्सी फाइल करते हैं, जिसे चैप्टर 11 भी कहते हैं यूएसए की कोर्ट में। तो उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इनको जो है वो एक तरह का सिक्योरिटी मिल जाती है, सिक्योरिटी फराहम हो जाती है, जिसके बाद जो यूएस गवर्नमेंट जो फैसला करती है फिर उसी हिसाब से तमाम चीज़ें चलती हुई नजर आती हैं। कुछ नया होगा इस दफ़ा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब थोड़ा सा क्रिप्टो अलग अलग है, क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन वगैरह के बारे में थोड़ी देर पहले जो हमने बात करी उसको थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर हमें नज़र आता है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है, और मास्टर नोट कॉइन्स। मास्टर नोट कॉइन्स को ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। डैश नज़र आता है, हीलियम नज़र आता है, HNT, ठीक है, एलेक्स नज़र आता है। ये वो कॉइन्स हैं जो मास्टर नोट कॉइन्स। अब डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक में देख लें तो सोलाना, टॉन, यूएस, टेरा क्लासिक जो इस वक्त चौथे नंबर पे स्टिल मौजूद है, यानी कि इससे नीचे के जो कॉइन्स आप उनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और टेरा लूना जो है वो जो बनने के बाद लूना बना था वो जो स्टिल भी 7वें नंबर पर है। तो अगर आप लूना में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो कि नया लूना, और लूना क्लासिक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो आपको स्टिल ये बात पता होनी चाहिए कि स्टिल नंबर 4 पे जो है वो टेरा क्लासिक मौजूद है, जो जिसको डू कॉन ने फेवर नहीं। अगर डू कॉन उस वक्त भी नया टेरा लूना बनाने के बजाय टेरा क्लासिक को फेवर आउट करते तो स्टिल टेरा लूना के हालात जो है वो कुछ बेहतर होते। स्टिल हमें 0.00016 पर नजर आ रहा है, लेकिन चौथे नंबर पर है। उसके बाद अगर हम देखें तो इथीरियम EOS है, EOS के बाद जो है वो ट्रॉन है, ट्रॉन के बाद जो है वो सिर्फ टॉप 1 पे सोलाना है। तो कंपटीशन में देखें तो सोलाना और वही नज़र आता है हमें। अब ये एक अलग, उसके बाद प्रूफ ऑफ स्टेक को देख लें। प्रूफ ऑफ स्टेक में हमें क्या नज़र आता है, इथीरियम का BNB, कार्डानो, पोलकाडॉट, ये टॉप 4 है। एवलांच, AVAX के वाले से काफ़ी सारी चीज़ें आपको खतरे में लग सकती हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि इनकी डिफरेंट लेवरेजेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट है, जिसमें लोन ऐप्स हैं, और लोन ऐप से रिलेटेड या फिर जो लेवरेज डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको जो है वो लोन प्रोवाइड करते हैं, फिर आप ट्रेड आउट करते हो, जैसे SET सेल्सियस का जो है SET था,
उसी तरह की जो है वो चीज़ें एवलांच में। तो बिटकॉइन के जब तक बुरे हालात हैं या यूएस गवर्नमेंट का जब तक पिवट नहीं आ जाता, तब तक एवेक्स को स्टिल जो है वो सिक्योर कंसीडर करना मेरे लिए तो थोड़ा मुश्किल है। कॉस्मो नज़र आता है, टॉन आपको वेरिएट डिफरेंट टाइम फ्रेम में करता हुआ नज़र आता है। EGLD भी हमें कहीं ना कहीं जो परफॉर्म करता है। डैश की उम्मीद इतनी ज़्यादा हम कंसीडर नहीं कर सकते। बाकी कॉइन्स आप चाहें तो खुद रिव्यू कर सकते हैं। क्वांटम कहीं ना कहीं हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है और उसी तरीके से जो करेक्शन भी लेता हुआ नज़र आता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लें। BNB कहीं ना कहीं हमें 3% परफॉर्म करता हुआ नजर आता है, जो कि एक तरह का नेचुरल है। दैसी बात है कि FTX और BNB की फाइट में यानी कि बाइनेंस जो है वो जीता है, तो कहीं ना कहीं हमें BNB में थोड़ा बहुत गेन नजर आएगा, जो कि एक हैबिचुअल है, ऐसा होता है। अब थोड़ा सा देख लें प्रूफ ऑफ स्टेक में ओवरऑल हुआ क्या। लास्ट 30 डेज में देखें तो मल्टीपल कॉइन्स ने जो है वो क्रैश किया। RUNE ने जो है वो तकरीबन 81% परफॉर्म किया, जो कि 18 नंबर पर। बाकी आप देखें तो मल्टीपल कॉइन्स हैं जिन्होंने जो है वो नेगेटिव में ही रहे लास्ट 30 डेज में, मतलब पूरा महीना इन्होंने जो है लॉस किया। अब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क पे क्लिक करते हैं। ये बात समझ लीजिए, प्रूफ ऑफ स्टेक में पैसा नहीं लगता, आपकी एनर्जी नहीं लगती, आपका पेट्रोल नहीं लगता। बिटकॉइन माइनिंग की जैसे मशीन्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं लगती। स्टिल अगर आपको पता हो या शायद ना पता हो, तो 16,000 से यानी कि 12,000 से लेकर 18,000 और 16,000 या 12,000 से लेकर 22,000 तक की जो है वो रेंज है एक बिटकॉइन को माइन करने की डिफरेंट माइनिंग मशीन से। तो इथीरियम को माइन करने में 12,000 13,000 डॉलर नहीं लग रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन को माइन करने में 12,000 से 22,000 डॉलर जो है स्टिल लगते हैं। और बिटकॉइन माइनिंग प्राइस से भी जो है उस वक्त नीचे है, लेकिन उसके बावजूद आप थोड़ा सा देख लें। शेयर आउट में आपके साथ कर देता हूँ, प्रूफ ऑफ वर्क को देखें तो बिटकॉइन हमें नज़र आता है -20%, ठीक है, उसके 30 दिनों में। उसके बाद डॉज कॉइन देखें तो लास्ट 30 डेज में 21% गेन के साथ है, मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी। LTC कॉइन लास्ट 30 डेज में हमें गेन में नज़र आता है। इथेरियम क्लासिक -21% नज़र आता है। मोनेरो XMR -7.2%, ठीक है। और बिटकॉइन SV, बिटकॉइन कैश में तो ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो 0.49 और ZEC22। अब प्रूफ ऑफ वर्क के जो टॉप 8 कॉइन्स हैं, इसको ज़रा आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि प्रूफ ऑफ वर्क में जो है वो स्टिल कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो अट्रैक्ट कर रही हैं, लोगों को, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिसका हमें इम्पैक्ट भी नज़र आता है। क्योंकि इतना बड़ा स्टेक जो प्रूफ ऑफ वर्क का था, इथीरियम वो यहाँ से एग्जिट कर गया, वो इथीरियम में चला गया। अब जाहिर सी बात है, जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करोगे तो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट आप प्रूफ ऑफ स्टेक के कॉइन्स में नहीं लगाओगे, कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट आप प्रूफ ऑफ वर्क में लगाओगे। तो वो जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की इन्वेस्टमेंट होती थी इथीरियम के अंदर, और क्योंकि आप जब पोल्का डॉट में या आडा में इन्वेस्ट करते थे प्रूफ ऑफ स्टेक कॉइन कंसीडर करके, तो फिर आप इथीरियम और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे प्रूफ ऑफ वर्क कंसीडर करके। तो वो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हमें जो चेंज आउट होती हुई नज़र आ रही है, और इन दोनों चीज़ों को जो है वो आपने ज़रूर कंसीडर आउट रखना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के वाइस वर्सा भी जो है आपको आने वाले वक्त में चलती हुई नज़र आ सकती हैं। जैसे कि बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स चलते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज होने पे, तो उसी तरीके से प्रूफ ऑफ वर्क की डोमिनेंस भी इंक्रीज होती हुई नज़र आएगी कहीं ना कहीं हमें, और प्रूफ ऑफ वर्क की डोमिनेंस इंक्रीज होने से फ्लक्चुएशन जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक में नज़र आएगा। होप्स के काफ़ी डीपली तौर पे इसको समझाने की आपके साथ कोशिश की। आने वाले वक्त में इसको और डिटेल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और इथीरियम मर जाने से पहले इन तमाम चीज़ों को हमने डिटेल डिस्कस पहले भी किया है। IMF का ब्लॉग है, बेटर रेगुलेशन ऑफ अफ्रीकन ग्रोइंग क्रिप्टो मार्केट अर्जेंटली नीडेड। अब अफ्रीका में क्रिप्टो रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, USA में अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो कोई ना कोई चीज़ है एक्शन लेने के लिए। जापान में होती है एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई चीज़ है, रेगुलेशन है। अब अफ्रीका में अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, अफ्रीका में कोई इस किस्म की इरेगुलरिटीज़ होती है, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ तो कुछ है ही नहीं कि जो है वो उसको पकड़ सकें, उसके खिलाफ जो है वो कुछ कर सके। तो ये कहीं ना कहीं IMF के ये जो सवालात हैं वो क्रिप्टो की रेगुलेशन वर्ल्ड वाइड के लिए जो वो अच्छे हैं। यानी कि IMF की जो इंटेंशन है वो तो यही कि क्रिप्टो को किसी तरह ग्रिप किया जाए, रोका जाए, लेकिन ग्रिप करना, रोकना ही जो है वो कहीं न कहीं, यानी कि IMF ही जो है वो वजह बनेगा आने वाले वक़्त में जो है वो क्रिप्टो को जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ करवाने में। क्योंकि जो बैंकर माइंडसेट है या जो IMF माइंडसेट है, वो क्रिप्टो वर्ड को शायद जानते भी नहीं होंगे। उधर से बाद उनका बैंकिंग, स्टॉक और IMF के हवाले से तमाम चीज़ों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन लेते होंगे, जब IMF के ब्लॉग में वो खुद जब क्रिप्टो को देखेंगे, तो इंसान है कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी इंसान के अंदर आती है। तो कहीं न कहीं IMF ही जो है वो बिटकॉइन को प्रमोट करता हुआ हमें नज़र आएगा। ये एक पुरानी खबर थी जिसको हमने आपके साथ शायद शेयर किया था, लेकिन डीपली शेयर करना जो है वो भूल गए, या फिर हम शायद आपके साथ इसको दोबारा शेयर करना चाहते हैं। स्किव गोल्ड, ये पीटर स्किव का ब्लॉग है। इसको मैं आपके साथ रीशेयर कुछ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि CBDC हमें जो है वो एक नज़र आता है, इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है, जो रशिया ने आनी थी, रशिया में होना था पायलट प्रोग्राम, वो जो है वो इंडिया कहीं न कहीं इससे आगे चला गया। एक दफ़ा इंडिया की CBDC लॉन्च हो गई,
और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान को कहीं न कहीं सीबीडीसी लॉन्च करनी पड़ेगी, क्योंकि सीबीडीसी अगर इंडिया की लॉन्च हो जाती है तो इंडिया और चाइना का जो सीबीडीसी होगा, उनके दौरान कोलैबोरेशन हो जाएगी। इंडिया वर्सेस चाइना ट्रेड बहुत तेज़ी से होना जो है वो शुरू हो जाएंगी सीबीडीसी के लॉन्च होने के बाद। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को वो खतरा महसूस होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट जो जो बिज़नेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना है, वो सारा बिज़नेस पाकिस्तान वर्सेस चाइना से निकल के जो है वो इंडिया वर्सेस चाइना चला जाएगा, क्योंकि फिर ट्रेड जो है वो सीबीडीसी टू सीबीडीसी होगी, यानी कि इंडियन सीबीडीसी टू चाइनीज़ सीबीडीसी। तो ज़ाहिर-सी बात है और ट्रांज़ैक्शन फ़ास्ट हो जाएगी, तमाम चीज़ें जो तेज़ हो जाएँगी। तो फिर कहीं न कहीं पाकिस्तान को इन तमाम चीज़ों में आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान को क्या मसला हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का बिज़नेस सेटअप है, यानी कि यहाँ से आपको चाइना पैसा भेजना है, तो उसमें अगर 1 दिन लगता है चाइना से यहाँ पैसा भेजना है, उसमें अगर 2 घंटे, 4 घंटे लगते हैं या फिर 1 दिन लगता है, सपोज़ कर लीजिए कि 1 दिन लगता है, तो सीबीडीसी की लॉन्च होने के बाद जो है वो वही पीरियड कुछ सेकंड्स का जो है वो हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है कि जब इंडिया की इतनी आबादी चाइना के साथ ट्रेड कर रही होगी, वो कुछ सेकंड्स में जो है वो ट्रेड हो रही होंगी, और वहीं जो है वो पाकिस्तानी जो अगर ट्रेड करेगा या कारोबार करेगा चाइनीज़ के साथ, तो वो ट्रेड जो है वो तकरीबन 1 दिन में हो रही होगी अगर, तो आप डिफ़रेंस समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारे बैंक्स को जो है वो सीबीडीसी खुद लॉन्च करवाना पड़ेगा। और एक दफ़ा अगर सीबीडीसी लॉन्च हो गया पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया ने पहले क्रिप्टो को रेगुलेट किया, फिर सीबीडीसी को लॉन्च किया, ये फ़र्क है। तो पाकिस्तान पहले सीबीडीसी को लॉन्च करेगा, फिर क्रिप्टो की रेगुलेशन की जानिब जाएगा, क्योंकि सीबीडीसी की जो पाकिस्तान का सीबीडीसी होगा, वो इंडिया से टैकल करने के लिए होगा, ताकि इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट चाइना में जा रही है, वो कहीं न कहीं पाकिस्तान वर्सेस चाइना जो इन्वेस्टमेंट उसी तरीके से चलती रहे। तो ये कुछ बुरे हालात हैं जो इंडिया में सीबीडीसी की रेगुलेशन, उसका इम्पैक्ट हमें पाकिस्तान में ज़रूर दिखाएँगे, और एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होगी, और उस पैनिक की सिचुएशन में ज़ाहिर-सी बात है कि गलत फ़ैसले होते हैं। होप्स है कि उम्मीद यही है कि ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ का जो बैंकिंग सेक्टर है उसको पहले समझ में आ जाए, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो पहले समझ में आ जाए। ऑल्दो कि इंडिया का जो आरबीआई है और उनका जो बैंकिंग सेटअप है वो क्रिप्टो में नहीं जा रहा, वो खुद अपना एक सीबीडीसी लॉन्च कर रहा है। कहीं न कहीं इनको शायद जाना पड़ जाए आने वाले वक़्त में, या जाना पड़ेगा ही, लेकिन एक्चुअली वो खुद की एक अपनी क्रिप्टो तो कम से कम लॉन्च करके और डिफरेंट ममालिक के साथ जो है वो ट्रेड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसको रीशेयर करने का जो मकसद है, आप चाहें तो खुद भी इस आर्टिकल को जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, नीचे जो है वो चाइना का भी ज़िक्र है, और ये ज़िक्र मैं नहीं कर रहा है, पीटर स्किफ जो कि यूएसए से ताल्लुक है जिनका, वो जो है वो ये कर रहे हैं। अब यूएसए से ताल्लुक समझ लीजिए, जिनका रिसेंटली एक बैंक भी जो है वो सीज़ हुआ है। थोड़ा-सा इस चीज़ को समझ लीजिए, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। फ्यूचर इंडिसेस ऑन है, फ्यूचर इंडिसेस नेगेटिव। फ्यूचर इंडिसेस क्लोज नहीं हुआ, मेजर इंडिसेस क्लोज हुए थे थैंक्सगिविंग यूएसए में होने की वजह से। आज ओपन हो जाएगा यूएसए का जो है वो मेजर इंडिसेस, और आज ही के दिन जो क्लोज हो जाएगा, फिर 2 दिन और क्लोज रहेगा। फ्यूचर इंडिसेस के बाद अच्छा खासा टाइम था, अगर इन्वेस्टमेंट आनी होती, कुछ वेरिएशन आनी होती तो आ चुकी होती, लेकिन फ्यूचर इंडिसेस ने बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस दिखाई है। एक अच्छा मौका था थैंक्सगिविंग का, थैंक्सगिविंग के बाद फ्राइडे की ओपनिंग से पहले भी अच्छा खासा मौका था, लेकिन हम देख सकते हैं कि मेजर इंडिसेस जितनी पॉजिटिव में क्लोज हुए थे, वो चीज़ जो है वो फ्यूचर इंडिसेस कैरी ऑन नहीं कर सका, ताकि नेक्स्ट ओपनिंग जब एस&पी 500 इंडेक्स की हो तो किसी न किसी गेन के साथ हो। क्रिप्टो को देख लें तो क्रिप्टो में एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें नज़र आता है यूएसडीटी का पैक, जो इस वक्त क्रिप्टो को जो है वो संभाला हुआ है, जो कि 0.995 पे ये पैक अनमेंटेन हो जाता है तो ज़ाहिर बात और सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। बाकी फर्दर हमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती है जो कि इस वक़्त जो है वो रीसेंट टाइम फ्रेम में जो है वो कहीं न कहीं क्रिप्टो को कोलैप्स कर सके। दूसरा अगर हम देख लें, अगर ज़बरदस्ती लाने की भी कोशिश करें सोलाना, क्योंकि सोलाना 250 से जो है वो 12-13 तक जो आ चुका है। क्रिप्टोमन की $5 तक ये प्रेडिक्शन थी इसकी, जब ये 250 पे ट्रेड हो रहा था। इसको मल्टीपल टाइम्स हमने आपके साथ शेयर किया, जब ये $30, $25, $30 पे आके दोबारा से इसने हाइप ली थी, तब भी जो है वो क्रिप्टोमन की प्रेडिक्शन थी कि इसने और नीचे आना है। ऑल्दो कि बाकी आए ना आए, लेकिन सोलाना के हवाले से क्रिप्टोमन की यही प्रेडिक्शन थी। हमने भी इसको जो है वो क्रिप्टोमन के रेफरेंस से ही आपके साथ जो मल्टीपल टाइम जो शेयर आउट किया है। डेली टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन है। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट कैप के हिसाब से देख लें तो बिटकॉइन, इथेरियम की सिचुएशन नज़र आती है, और खाली वीकली टाइम फ्रेम को देख लें, मार्केट कैप में देखें तो एचटी, एलटीसी, सीआरवी, डैशम परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। एचटी हमें जो है परफॉर्म करता हुआ नज़र आता है। कहीं न कहीं हमें एचएनटी भी जो है वो आने वाले वक्त में परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि इथेरियम की जो माइनर्स हैं, जो एशियन माइनर्स हैं, वो कहीं न कहीं एचएनटी में जो जाते हुए नज़र आएँगे। अगर एचएनटी और सोलाना का कोलैबोरेशन कामयाब रहा, क्योंकि जब एचएनटी और सोलाना का जो कोलैब हुआ था वो मुझे पसंद नहीं आया था। ऑल्दो कि एचएनटी को जो खुद हीलियम जो है वो हीलियम का माइनिंग सेटअप और जो उनका विज़न है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन उस विज़न ने जो है वो टैकल किया है एलन मस्क के साथ। देखते हैं एलन मस्क जीतते हैं या एचएनटी का जो है वो विज़न जीते हैं, यानी कि हीलियम का। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, 25 नवंबर को देख लें थोड़ा-सा। 25 नवंबर 18,000 मैक्स पिन प्राइस। इसी चीज़ को थोड़ा-सा आगे जाके मैं आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। 25 नवंबर मैक्स पिन प्राइस 18,000।
इसको याद रखिएगा, इसको आगे जाके जो है वो शेयर आउट करूँगा आपके साथ। इसको देख लें नेक्स्ट। अब देखें तो फ्लो में ETH हमें बाय फ्लो में नज़र आता है। USDT की इन्वेस्टमेंट जो है वो इथेरियम में आ रही है और USD की इन्वेस्टमेंट भी जो हमें इथेरियम में नज़र आती है। बाकी BUSD बाइनेंस से बहुत ज़्यादा इथेरियम जो है वो खरीदा जा रहा है। अब रिटेल मार्केट का सबने पहले भी आपके साथ जो डिस्कस आउट किया था इस तमाम चीज़ों को, क्योंकि कॉइनबेस वर्सेस इथेरियम में जो उसको डिस्कस किया था। अब थोड़ा सा देख लें यहाँ पे ओपनिंग जो है वो तकरीबन 10 घंटे 9 घंटे 22 मिनट के बाद हो जाएगी, तो 8 घंटे के बाद जो है ओवरऑल सिचुएशन फ्यूचर इंडेक्सेस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। इसको कल की वीडियो में काफ़ी डीपली डिस्कस किया था, आप चाहें तो उसको जाके जो देख सकते हैं क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। लिक्विडेशन भी जो है वो तकरीबन 15,000 ही करी, मतलब ट्रेडर आउट है, वेट कर रहा है या थैंक्सगिविंग की छुट्टियाँ जो है वो मना रहा है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट सेकंड 97,000 के करीब BTC एक्सचेंजेस से जो वो आउट है, और ऐसी बात है एक्सचेंजेस से आउट है, लेकिन 86,000 के करीब लास्ट 7 डेज में 1 लाख के करीब बिटकॉइन बाइनेंस में मौजूद है। तो बिटकॉइन बाइनेंस में मौजूद है तो किस लिए बिटकॉइन बाइनेंस में मौजूद है? बिटकॉइन बाइनेंस में मौजूद है तो किस लिए? ज़ाहिर सी बात है कि सेल ऑफ होने के लिए ही मौजूद है। तो कहीं न कहीं इस वक़्त जो चल रहा है सिचुएशन वो बाइनेंस वर्सेस जो है वो कॉइनबेस प्रो हमें होता हुआ नज़र आया। तो बाइनेंस के पास चांसेस हैं कि बाइनेंस कोई नया बॉटम बिटकॉइन को क्रिएट करवा दे। ये वो सिचुएशन हमें नज़र आती है। डेली टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन के जो है वो राउंड अबाउट चल रहा है, तो कोई भी कैंडल जो है वो ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी दूर ओपन या क्लोज होती है तो हमें अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन स्टिल जो बिटकॉइन की एक साइडवेज मूवमेंट ही है जो काफ़ी दिनों से हमें चलती हुई नज़र आ रही है। बाइंग प्रेशर उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है और मल्टीपल ऑर्डर्स भी जो काफ़ी ज़्यादा वेरिएटेड है। ऑल द इस गैप को तो फिलअप कर लिया, गैप को फिलअप करने के बाद यहीं पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की जो कि प्रीवियस थी, और CPI के बाद जो है वो तमाम वेरिएशन हुई, FOMC में वेरिएशन हुई हैं तमाम। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल सेम वॉल्यूमेट्रिक कंट्रोल पॉइंट ऑफ कंट्रोल जिस दिन में जहाँ क्रिएट हुए बिटकॉइन उसी रेंज में जो ट्रैवल आउट कर बहुत मुश्किल से जो है तकरीबन 15,700 पे रखने की कोशिश की है, लेकिन रहा नहीं बिटकॉइन जो है वो होपफुली 16,000 तक आ गया। अगर रहता तो और बुरे हालात हो जाते। सिचुएशन वही है, वीकली टाइम फ्रेम को तब देखेंगे थोड़ा सा जब भी 300 मूविंग एवरेज को जो वो टेस्ट करेगा और यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तब से ओवरऑल सिचुएशन हमें समझ में आएगी। लेकिन हमारा पहले ये कहना था अगर 300 मूविंग एवरेज से नीचे चले जाता तो नेक्स्ट इसकी अप्रोच है वो 600 वीकली मूविंग एवरेज की जानिब जो है वो होगी। अब आने वाले वक्त में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है या नहीं होती है तो पता लग जाएगा कि हमारी बात सही थी या गलत थी। 17,000 तक देखें तो बिटकॉइन के 17,000 पे जो तकरीबन 18,000 ऑर्डर हैं और 18,000 पे 5,000 BTC के ऑर्डर हैं। बाइंग अपॉर्चुनिटी स्टिल 12,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की जो है वो कोशिश की जा रही है बिटकॉइन को, अगर बिटकॉइन इस रेंज से नीचे आता है तो। अब इसको देखें थोड़ा सा ऑर्डर हमें नज़र आते हैं 16,800 से लेकर 18,000 तक बिटकॉइन के मल्टीपल ऑर्डर्स डिफरेंट गैप्स में नज़र आते हैं। और यहाँ से अगर नीचे बाइंग ऑर्डर देखें तो 15,888 से लेकर 15,777 पे हमें ऑर्डर्स नज़र आते हैं बाइंग ऑर्डर। अब यहाँ पर देखें तो ज़ाहिर सी बात हमें नज़र आता है कि पहला सेल ऑफ प्रेशर 16,800 पे नज़र आएगा, दूसरा 17,000 पे नज़र आएगा, तीसरा 17,500 पे नज़र आएगा और चौथा 17,800 पे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें, यहाँ पर हमें तकरीबन नज़र आता है 292 बिटकॉइन है, फिर 30 बिटकॉइन है, 18 बिटकॉइन है, 355 बिटकॉइन है, 11, 31, 58। तो ये कुल मिला के अगर सपोज कर लें 500 BTC है। और बाइंग में देखें तो 300 प्लस 150 380 प्लस 154 ये भी तकरीबन जो है 500 या यहाँ तक ले लें तो 500 के करीब बनता है। 500 बिटकॉइन अगर सेल ऑफ, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बिटकॉइन का बायर जो है वो मौजूद है, लेकिन मेरे पास अगर 500 बिटकॉइन बाय करने के लिए USDT मौजूद है और मैं बिटकॉइन को बाय करना शुरू करता हूँ, तो मेरा बिटकॉइन जब तक बाय होगा तो तब तक बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 18,000 तक चली जाएगी। सपोज दैट कि 200 बिटकॉइन मैंने इस रेंज पे बाय करे, 30 बिटकॉइन मुझे इस रेंज पे बाय करने पड़ेंगे, 17 मुझे इस रेंज पे बाय करने पड़ेंगे, 56 बिटकॉइन मुझे इस रेंज पे बाय करने पड़ेंगे और बिटकॉइन की प्राइस 18,000 तक जाती हुई नजर आएगी। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन को एक तरह की लैडर सपोर्ट जो प्रोवाइड की जा रही है रेजिस्टेंस की सूरत में, कि अगर कोई USDT 500 बिटकॉइन खरीदने के लिए USDT मार्केट में लेकर आता है तो बिटकॉइन की प्राइस को ईजिली जो है वो 18,000 तक ले जाया जा सकता है। अब इस 18,000 की फिगर को अगर हम थोड़ा सा पीछे आके मैच आउट करें 25 नवंबर की 18,000 की बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस, तो हमें ये सिचुएशन नज़र आती है। अब ये तमाम चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बातें ये गलत भी साबित हो सकती हैं, तो 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर नेक्स्ट 24 आवर में तमाम चीज़ें जो क्लियर आउट हो जाएँगी। आपकी इस एनालाइज़ेशन के बारे में ऑल्दो कि ये एनालाइज़ेशन गलत हो या सही हो, लेकिन इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलवक्त के लिए इतना ही। फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।